Good morning. Today is 18th of May 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो आर्टिकल है, स्टेट्स का कंबाइंड फिस्कल डेफिसिट 3% के साइकोलॉजिकल बेंचमार्क को पार कर गया है। तो क्या इसके रिपरकशंस होंगे, बेसिक्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे आर्टिकल को। नीचे का जो आर्टिकल है, ईरान में 19 मई को होने जा रहे इलेक्शंस के ऊपर में है। तो कल हमने ये इस सारे इशू को विस्तार से डिस्कस किया था, वही सब चीजें हैं। दो कैंडिडेट्स मुख्य तौर पे एक प्रकार से दौड़ में है, हसन रूहानी जो फिलहाल के प्रेसिडेंट हैं, उसके बाद में इमरान रेजी जिसको एक प्रकार से वहां का सुप्रीम लीडर जो है अली खामेनी, ये भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो कुछ भी नया नहीं है इस आर्टिकल में, तो ये आर्टिकल हम नहीं डिस्कस करेंगे। बीच का जो आर्टिकल है फिर से आज बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव को लेके हैं, लेकिन कुछ नए पॉइंट्स हमें इस आर्टिकल से मिलेंगे, तो इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। नीचे जो आर्टिकल है श्रीलंकन हिल पीपल को लेके है। परसों हमने ये आर्टिकल डिस्कस किया था। देखिए, श्रीलंका के अंदर में या तो तमिल्स रहते हैं नॉर्दर्न या ईस्टर्न पार्ट में, या फिर सेंट्रल प्रोविंस में। सेंट्रल प्रोविंस में जो तमिल रहते हैं उनको हिल पीपल तमिल कहते हैं। इनकी कंडीशन जो है वो जनरली तमिल पीपल से और भी ज़्यादा खराब है। यानी ऐसा कहा जाता है कि जो नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न तमिल्स की जो कंडीशंस है वो काफ़ी खराब है, लेकिन जो सेंट्रल प्रोविंस में तमिल्स रहते हैं श्रीलंका के अंदर में, उनकी कंडीशंस तो और भी ज़्यादा खराब है। वही सब बातें, सिंपल बातें, इनको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज उपलब्ध नहीं है, एजुकेशन अच्छी नहीं है, जबकि इनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा रहता है श्रीलंका की इकोनॉमी में। तो भारत को एक योगदान, भारत को एक कंट्रीब्यूशन करना चाहिए इनकी सिचुएशन को अपलिफ्ट करने में, यानी कि इनकी सिचुएशन को एलिविएट करने में। तो वो सारी बातें जो बेसिक्स हैं, ज़्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस आर्टिकल को भी हम नहीं डिस्कस करेंगे। यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आज, आर्टिकल नंबर 142 को लेके। सुप्रीम कोर्ट किस हिसाब से 142 का एक प्रकार से बेजा इस्तेमाल कर रहा है और गलत इस्तेमाल कर रहा है, उसको लेके ये पूरा आर्टिकल लिखा गया है। वेणुगोपाल सीनियर एडवोकेट है, उनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। अच्छा आर्टिकल है, इसे हम डिस्कस करेंगे। नीचे जो आर्टिकल है यहां पे WPI को लेके है। अब बार बार द हिंदू इस चीज पे फोकस कर रहा है, आईआईपी और WPI के आंकड़ों में जो बदलाव हुआ है। आईआईपी में तो हमने सारी डिटेल्स हासिल कर ली थी, क्या क्या बदलाव हुआ है। WPI में अभी तक हमें सारी डिटेल्स नहीं मिली थी, तो ये आर्टिकल WPI की डिटेल्स भी हमें दे रहा है, तो इस आर्टिकल को भी हम डिस्कस करेंगे। साइड में जो आर्टिकल है यूरोप की अंदरूनी राजनीति से रिलेटेड आर्टिकल है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले फिस्कल डेफिसिट से रिलेटेड आर्टिकल से। फिस्कल डेफिसिट होता क्या है? देखिए, जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से बढ़ जाता है, यानी आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, आप कितनी आमदनी नहीं हो रही लेकिन आप खर्चा काफी ज्यादा हो रहे हो, तो इस चीज को कहते हैं, इस सिचुएशन को कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। लेकिन एक चीज आपको यहां पे याद रखनी है, और प्रीलिम के लिए जो कि काफी महत्वपूर्ण है, इसमें आप उधारी नहीं ऐड करते, समझ गए? यानी मान लीजिए जो गवर्नमेंट है वो खर्चा कर रही है 100 रुपए और आमदनी है सिर्फ 75 रुपए। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट अपना जो उधार लेके दिखा देगी कि देखिए हमारी तो आमदनी और भी है 50 रुपए, लेकिन ये आमदनी उधारी की आमदनी है, तो उधारी की आमदनी इसमें ऐड नहीं करते। यानी वो आमदनी जिससे डेट क्रिएट हो रहा है, कर्ज क्रिएट हो रहा है, और वो इसमें आमदनी में ऐड नहीं करते। नहीं तो ऐसा तो कोई भी गवर्नमेंट क्या करेगी, खर्चा बहुत कम है और उधारी ले लेगी कहीं से, बाहर के देश से या फिर IMF से, वर्ल्ड बैंक से, और यूं दिखा देगी देखो हमारी कितनी आमदनी है। इसीलिए वो आमदनी ऐड नहीं करते जिससे कर्ज होता है। तो ये बस ये याद प्रीलिम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये फिस्कल डेफिसिट की डेफिनेशन आपको पता लग गई, यानी एक्सपेंडिचर माइनस में रेवेन्यू, लेकिन जो डेट क्रिएटिंग जो बोरोइंग होती है वो ऐड नहीं होती। अब देखिए, ये क्वेश्चन ये उठता है कि किन वजह से जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ जाता है। देखिए, काफी तरह के रीजंस हो सकते हैं। अब एक्सपेंडिचर तो कई तरह से गवर्नमेंट का बढ़ सकता है। मान लीजिए गवर्नमेंट सब्सिडीज काफी ज्यादा दे रही है, फूड सब्सिडीज या फिर जो फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडीज, पेट्रोलियम सब्सिडीज, वो बहुत ज्यादा दे रही है, इसलिए खर्चा ज्यादा हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि जो पहले जो कर्ज लिया हो उसकी किस्त भरने में भी गवर्नमेंट का काफी खर्चा हो रहा है। यानी 10-20 साल पहले जब 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुए थे, उस समय इंडिया ने काफी एक प्रकार से कर्ज लिया था। अब कर्ज के लिए आपको ब्याज तो चुकाना पड़ेगा ना, आप किस्त भर रहे हो, उस पे आपको बहुत ज्यादा आपके रेवेन्यू पे बोझ पड़ रहा है, एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो रहा है, इस वजह से भी बढ़ सकता है। डिफेंस एक्सपेंडिचर, कश्मीर में काफी खर्चा होता है, पाकिस्तान जीने नहीं देता, बॉर्डर पे बहुत ज्यादा खर्चा होता है, इस वजह से भी हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ सकता है। या फिर उसके अलावा जो हमारे PSUs हैं, अब PSU की हालत देखिए, एयर इंडिया देखिए, BSNL देखिए, ये घाटे में चल रहे हैं। तो होना तो इनसे फायदा चाहिए, जबकि घाटे में चल रहे हैं, इस कारण भी फिस्कल डेफिसिट बढ़ सकता है। या फिर जो लोग जिनको टैक्स देना चाहिए था, टैक्स चोरी करते हैं और ज़्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट का हो नहीं पाता। या फिर देखिए जो और भी ज़्यादा जो एक प्रकार से मोबिलाइजेशन है रेवेन्यूज़ का, वो अच्छे से नहीं हो पाता। बोरोइंग है वो पहले से बहुत ज़्यादा है। तो ये सारे कारण हैं, इसकी वजह से कई बार फिस्कल डेफिसिट वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब एक और जो क्वेश्चन आपके जहन में आ सकता है, ये आ सकता है कि फिस्कल डेफिसिट के क्या नुकसान होते हैं या फायदे भी होते हैं। पहले तो देखिए हम नुकसान जान लेते हैं, नुकसान कौन से होते हैं। देखिए, इसके बारे में हमने अभी भी डिस्कस किया था, डेट ट्रैप। मतलब मान लीजिए आपने पहले बहुत सारा कर्ज लिया हो, तो उसके ब्याज चुकाने के लिए आपको फिर से लोन लेना पड़ रहा हो, तो उस चीज को कहते हैं डेट ट्रैप। मतलब कर्ज के
ट्रैप में फंस गए हैं। जैसे ये टर्म आमतौर पे फार्मर्स के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। जो फार्मर्स का सुसाइड बहुत ज़्यादा होता है, वो मनी लेंडर से काफ़ी ज़्यादा लोन ले लेते हैं, लेकिन पहले लिए लोन को चुकाने के लिए, उसके ब्याज को भरने के लिए फिर से लोन लेना पड़ता है। तो एक समय ऐसा आ जाता है कि पूरा के पूरे डिपेंडेंट हो जाते हैं फार्मर्स मनी लेंडर्स के ऊपर में और अपनी ज़मीन खो बैठते हैं। और वैसा ही होता है कई बार देशों के संदर्भ में भी। कई बार देश बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है। जैसे श्रीलंका के संदर्भ में हमने पढ़ा, श्रीलंका अभी चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, इतना ज़्यादा कर्ज ले रखा है चाइना से। इन्फ्लेशन, यानी देखिए अगर मान लीजिए फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा खर्चा कर रही है, एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा है, तो महंगाई आ जाती है इस चीज़ से कई बारी। फॉरेन डिपेंडेंस तो हमने अभी देखा, एफआरबीएम एक्ट को एक प्रकार से फॉलो करना चाहिए, वो फॉलो नहीं हो पाता फिस्कल डेफिसिट की वजह से। क्राउडिंग आउट, अब मान लीजिए देखिए गवर्नमेंट इतना ज़्यादा खर्च करेगी तो मार्केट में पैसे तो उपलब्ध है ही नहीं ना प्राइवेट कंपनीज के लिए। अगर प्राइवेट कंपनीज के लिए मार्केट में पैसे उपलब्ध नहीं है क्योंकि सारे के सारे जो गवर्नमेंट है उसको यूज कर रही है, उसको एक्सपेंड कर रही है, तो प्राइवेट कंपनीज कैसे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे? अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वो स्टैब्लिश कर नहीं सकेंगे। तो वो जब तक अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्टैब्लिश नहीं करेंगे तो हमारी जीडीपी स्टैग्नेंट हो जाएगी, जीडीपी ऊपर नहीं जाएगी। तो ये भी एक नुकसान है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ नुकसान है, जी हाँ फायदे भी हैं काफी सारे फिस्कल डेफिसिट के। देखिए सबसे बड़ा फायदा तो एक मैं आपको बताता हूं, इसमें नहीं है, अलग से है। देखिए जब हम आज़ाद हुए थे उसका सबसे बड़ा बात का एग्जाम्पल है, मान लीजिए 1947 के पास की बात है, जब हमें अच्छी तरह पता है कि आने वाले सालों में हम इतने बढ़िया ढंग से ग्रो करेंगे कि अगर अभी हमारा थोड़ा बहुत खर्च बढ़ भी जाता है तो कोई बात नहीं, अभी हम कर्ज लेके अपने ग्रो कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए देखिए सिंपल सी बात है, मैं अपना एग्जाम्पल ले लेता हूं। बिल्कुल मान लीजिए मुझे ऐसा लगता है कि YouTube वीडियो बनाने से एक प्रकार से आगे जाके पैसे मिलेंगे, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, कर्ज ले लूंगा, किसी दोस्त से ले लूंगा, जहां कहीं से भी मुझे पैसे मिलते हैं तो मैं ले लूंगा वो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके कुछ फायदा हो सकता है इसका। तो वही बात होता है देश के संदर्भ में। अगर देशों को ऐसा लगता है कि आगे जाके क्या होगा, फायदा होगा, तो वो कर्ज लें, उस कर्ज को प्रोडक्टिव एक प्रकार से प्रोडक्टिव प्रोफेशंस में इन्वेस्ट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करें, तो फिस्कल डेफिसिट का फायदा होगा। अब अगर मान लीजिए देशों ने क्या किया, लोन भी ले लिया लेकिन उसको सब्सिडी देने में इस्तेमाल कर रहे हो, तो क्या ही फायदा होगा ना। ये सिंपल सा एग्जाम्पल है। इससे और क्या होगा, उसके बाद देखिए जिसकी मान लीजिए फिस्कल डेफिसिट ठीक होता है, सोवरेन रेटिंग भी ठीक होती है। सोवरेन रेटिंग मतलब देखिए जब भी आपको कहीं बाहर से कर्ज लेना होता है तो जो रेटिंग एजेंसी जैसे मूडी, ये सब आपको एक प्रकार से रेटिंग्स देती हैं। जैसे वो आपने देखा होगा AAA या फिर BB, ये रेटिंग्स होती हैं। जिसकी AAA रेटिंग होती है उसकी एक प्रकार से आसानी से लोन उनको मिल जाता है, लेकिन पहले से मान लीजिए आपके ऊपर में काफी ज्यादा कर्ज हो तो आपकी रेटिंग काफी खराब होगी और आपको लोन नहीं मिलेगा जब आपको इसकी आवश्यकता होगी। इसलिए फिस्कल डेफिसिट थोड़ा बहुत हो तो मतलब सोवरेन रेटिंग है तो वो ठीक रहती है, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो एक प्रकार से सोवरेन रेटिंग खराब हो जाती है, फिर समय आने पर लोन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। और उसके बाद में क्या आता है, अगर फिस्कल डेफिसिट देखिए लिमिट में रहे तो इन्फ्लेशन भी एक प्रकार से नहीं रहती बहुत ज़्यादा। ये हमने नुकसान पड़ा था, कौन पड़ा था इसका, कि अगर फिस्कल डेफिसिट एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाए तो काफ़ी ज़्यादा महंगाई आ जाती है, जबकि इसे लिमिट में रखें तो महंगाई कम रहती है। अगर फिस्कल डेफिसिट अगर हम उसे कंटेन करके रहते हैं तो FII और FDI भी काफ़ी अच्छी आती है, क्योंकि देखिए FDI और FII तो वहीं आती है ना जहाँ इकोनॉमी की कंडीशन ठीक ठाक हो। तो और उसके बाद में क्या है बात, वो तो वही है कि रिड्यूस डेट, कर्ज कम होगा अगर फिस्कल डेफिसिट कम होगा, तो सिंपल सी बात है। अब देखिए बात यूं है कि जो आर्टिकल क्या कहता है, आर्टिकल कहता है कि देखिए स्टेट्स का जो कंबाइंड फिस्कल डेफिसिट है वो अपने साइकोलॉजिकल जो बेंचमार्क है कि 3%, RBI हमेशा कहता है और दूसरी एजेंसीज कहती हैं जो फिस्कल डेफिसिट है वो 3% के आसपास रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ कि 11 सालों में पहली बार स्टेट्स का कंबाइंड फिस्कल डेफिसिट जो है वो 3% से ज़्यादा बढ़ गया। तो अब देखिए काफ़ी सारे रीजंस हैं, वो तो हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट है वो भी 3.2% के आसपास रहेगा, ऐसा हमने बजट में पढ़ा था। और उसके बाद अगर देखिए मान लीजिए ये जो अरविंद सुब्रमण्यम साहब है वो ये कहते हैं कि फिस्कल डेफिसिट तो आप इसको एक प्रकार से बिल्कुल एग्जैक्ट टर्म्स मत लो, 3% की जो टर्म है वो तो एक बेंचमार्क है, सिर्फ वो एक इंडिकेटर है, डिसिप्लिन लाने के लिए और अनुशासन लाने के लिए कि आप इससे ऊपर मत जाने दो। लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए 1-2 साल के लिए कोई घबराने की बात नहीं है, और लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा चला जाएगा तो फिर जैसा हमने पढ़ा काफ़ी सारे नुकसान है, या पहले गए थे जैसे हमने देखा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गए थे हमारे 1991 में, जब एक प्रकार से सोना हमें रखना पड़ेगा, IMF के सामने सोना गिरवी रखना पड़ा था कुछ लोन लेने के लिए ताकि हम इंपोर्ट कर सकें। या फिर 2013 में भी ऐसा हुआ था, फिस्कल डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, तो हमारे रुपए की वैल्यू उस टाइम पे काफ़ी घट गई थी, 70-80 के आसपास रुपया चला गया था उस टाइम पे। तो फिस्कल डेफिसिट लिमिट में रहना चाहिए। अब स्टेट का जो कंबाइंड फिस्कल डेफिसिट है वो क्यों ऊपर गया, उसके ये इमीडिएट रीजंस हैं कुछ। देखिए उदय स्कीम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सरकार ने उदय स्कीम चलाई थी,
उदय स्कीम में क्या था, जो डिस्कॉम कंपनीज हैं यानी जो इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, जो कंपनीज हैं इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, उनके कर्ज को स्टेट ने अपने सर ले लिया था। उनको घाटे से उबारने के लिए स्टेट को उस कर्ज को अपने सर लेना था, 75% को, बाकी कुछ बॉन्ड भी लेने थे। तो ये स्कीम थी, इसके कारण में स्टेट का काफी ज्यादा खर्चा हो गया और इसी वजह से उदय स्कीम के कारण में स्टेट का इतना ज्यादा फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया। वैसे और भी काफी रीजंस रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन उदय स्कीम को ज्यादा जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अब देखिए, जैसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अभी काफ़ी कम हो रही है स्टेट्स के अंदर में, तो स्टेट्स को काफ़ी खर्चा, देखिए स्टेट्स की इकोनॉमी को ऊपर तो ले जाना है ना। अब एक प्रकार से जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो हो नहीं रही है, तो स्टेट को तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ताकि इकोनॉमी को आगे ले जाया जा सके। उसके अलावा काफ़ी स्टेट्स ने कर्ज लिया है, तो उस वजह से भी इनका फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया है। अब 7th पे कमीशन आया, उसकी रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करना है, इस वजह से भी एक प्रकार से ये मेजर कारण है फिस्कल डेफिसिट स्टेट्स का बढ़ गया। या फिर जो सेम बात है कि पहले जो कर्ज लिया हुआ है उसकी किस्त भरने में काफ़ी खर्चा हो रहा है, तो इस कारण भी फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया। और काफ़ी बार जो स्टेट्स हैं, जैसे हमने देखा अब यूपी में या फिर तमिलनाडु में क्या क्या कर्ज माफ़ किया गया किसानों का। अब देखिए, कर्ज किसानों को उनकी सिचुएशन से एक प्रकार से अपलिफ्ट करना, उनकी सिचुएशन को इंप्रूव करना जरूरी है, लेकिन कर्ज माफ़ी क्या एक सोल्यूशन है या नहीं, ये क्वेश्चनेबल इशू है। तो कर्ज माफी के कारण भी फिस्कल डेफिसिट काफी बढ़ गया है स्टेट्स का। तो ये तमाम तरह के रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं कि स्टेट्स का फिस्कल डेफिसिट बढ़ा। अब एक और चीज बात आती है, देखिए 14th फाइनेंस कमीशन में तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्टेट का हिस्से का रेवेन्यू था उसको 32% से बढ़ा के 42% कर दिया था। तो इस पे स्टेट्स कहते हैं कि देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है स्टेट्स को, देखिए हमने तो आपका रेवेन्यू भी बढ़ा दिया, फिर भी आप इतना ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट लेके आते हो और आके कहते हो कि और ज़्यादा पैसा चाहिए हमें। तो स्टेट्स कहते हैं कि देखिए, आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हो, आप नाम के लिए तो आपने 10% बढ़ा दिया, लेकिन इफेक्टिवली बढ़ा वो सिर्फ 7.7% बढ़ा। और इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट देखिए सेस सरचार्ज, आमतौर पे देखिए सेस जो किसी टैक्स होता है, ये टैक्स ही है लेकिन स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया जाता है, टैक्स ऑन टैक्स है सेस, और सरचार्ज भी एक तरह से टैक्स ऑन टैक्स है। सरचार्ज को गवर्नमेंट अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकती है, टैक्स ऑन टैक्स जो होता है अपने हिसाब से उस पैसे को इस्तेमाल कर सकती है। तो स्टेट्स कहते हैं देखिए, सेस और सरचार्ज को डिवाइड नहीं किया जाता सेंटर और स्टेट्स के बीच में, तो अब बार बार आप सेस और सरचार्ज को बढ़ा जाते हो और स्टेट्स को इसका फायदा होता नहीं है। तो ये सारे रीजंस रिस्पॉन्सिबल है। वे फॉरवर्ड में क्या आता है, देखिए एनके सिंह की कमेटी की रिपोर्ट आई थी, एनके सिंह की कमेटी थी वो एफआरबीएम पे थी, याद रखिएगा। ये जो रिसेंट में कमेटीज आई हैं सारी याद रखनी है हमें। जैसे एक प्रकार से शंकराचार्य कमेटी किस लिए आई थी, मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए। देखिए शंकराचार्य जो कमेटी आई थी, शंकर आचार्य है, शंकराचार्य नहीं है, शंकर आचार्य, ये कमेटी आई थी। देखिए नए साल में जो हमें रिवीजन करना था, जो गवर्नमेंट ने कहा था कि नया साल फाइनेंशियल ईयर है वो 1 जनवरी से स्टार्ट होना चाहिए जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से, इसके क्या फायदे क्या नुकसान वो देखने के लिए कमेटी गठित करी थी सरकार ने, इसका नाम है शंकर आचार्य। एक अशोक सिंह की कमेटी थी, फार्मर्स के इनकम को 2022 तक डबल करना था। तो इस तरह से सारी कमेटीज जो भी हैं हमें याद रखनी है। अमिताभ कांत की भी थी, एक प्रकार से फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर अमिताभ कांत की थी, ये उस टाइम आई थी डिमोनेटाइजेशन के टाइम में। एक वतल कमेटी थी ताकि डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को किस प्रकार से बढ़ाया जा सके। तो जो भी अभी याद है मैंने देखी 4-5 हैं। देखिए एनके सिंह कमेटी जो आई थी एफआरबीएम एक्ट पे, उसने क्या कहा था, इन्होंने देखिए ये कहा था कि जो डेट है यानी डेट टू जीडीपी का जो परसेंटेज है वो 60% होना चाहिए, ऐसा एनके सिंह की कमेटी ने कहा था। और 60% में से जो 40% होना चाहिए वो सेंटर का होना चाहिए, बाकी बचा हुआ परसेंट होना चाहिए वो स्टेट्स का होना चाहिए। तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। इसलिए जल्द से जल्द जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं अपने फिस्कल डेफिसिट को कंटेन करें। और अभी तो 15 फाइनेंस कमीशन भी आने वाला है, तो इस चीज़ को पूरा सीरियस लेना चाहिए स्टेट्स गवर्नमेंट्स को भी और इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट्स को भी। तो ये आर्टिकल था, अच्छा आर्टिकल था, इसलिए हमने डिटेल से इसको डिस्कस किया। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं, ये है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स। बताने की आवश्यकता नहीं है, टाइम वेस्ट है, काफ़ी बार हम इसे डिस्कस कर चुके हैं क्या है। थोड़ा एडवांस लेवल पे चलते हैं इस आर्टिकल में। देखिए इस आर्टिकल में एडवांस लेवल में हमने पिछले आर्टिकल में यानी परसों ये डिस्कस किया था, तो 3 रीजंस को रिस्पॉन्सिबल किया था। ये हमारे देश का ऑफिशियल वर्जन है, क्यों हमारे देश ने बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव को यानी जो समिट हुआ था बहुत बड़ा 14 और 15 मई को, क्यों हमने इसको बायकॉट किया, इग्नोर किया, पार्टिसिपेशन इसमें नहीं किया। 3 रीजंस हमने इसके लिए दिए। सबसे बड़ा पहला रीजन जो है सीपैक जो है, ये जो बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव का एक पिलर जो है वो एक प्रकार से पाक अधिकृत कश्मीर यानी जो भारत का एक अभिन्न अंग है जम्मू एंड कश्मीर से होकर गुजर रहा है। ये देखिए यहाँ पे देख लीजिए, जो एक इसका कॉरिडोर है, 6 कॉरिडोर्स हैं मेनली इसके जो बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव्स के, तो उसका 6 में से एक कॉरिडोर जो है वो है सीपैक है। ये कश्मीर से जा रहा है और भारत का एक अभिन्न अंग है। तो भारत का इसके ऑब्जेक्शन है कि आपने हमसे बिना पूछे हमारी टेरिटरी पर, लेकिन अभी पाकिस्तान के कब्जे में है, आप अपना जो कॉरिडोर है वहां से ले जा रहे हो और हमें यह चीज़ मंजूर नहीं है। एक रीज़न ये दिया था।
अब देखिए बाकी रीजंस हमने क्या दिए, बाकी रीजंस हमने दिए कि चाइना ने अभी तक इस पे बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं लाई है। तो हमें यह लगता है कि चाइना इस पूरे एक प्रकार से जो बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव्स है उसको अपने मिलिट्री पर्पसेस के लिए और पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए भी यूज करेगा। तीसरा रीजन हमने ये दिया कि जो चाइना का जो ये प्रोजेक्ट है वो एक प्रकार से नियो कॉलोनिज्म का संकेत है, एक प्रकार से नव उपनिवेशवाद। कैसे, देखिए जैसे कॉलोनिज्म मतलब जैसे ब्रिटिश हमारे देश में आए थे, उन्होंने राज किया था और पूरे इकोनॉमी पर कब्जा कर लिया था, लूटा था। उसी वजह से अब जो देश हैं, जो देश अब इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करेंगे वो भी एक प्रकार से चाइना के नियो कॉलोनिज्म के तले दब जाएंगे। जैसे श्रीलंका में ये बात सामने आई कि श्रीलंका ने काफी ज्यादा कर्ज ले रखा है चाइना से, तो वो डेट ट्रैप में फंस गए हैं। तो अब चाइना एक प्रकार से मैनिपुलेट कर सकता है श्रीलंका को और श्रीलंका पर दबाव भी डाल सकता है कि वो अपनी जो पॉलिसीज हैं वो इंडिया के खिलाफ एक प्रकार से बनाए। तो ये भी डर है इंडिया को कि ये चाइना का नियो कॉलोनिज्म है। ये 3 रीजन हमने दिए। अब आर्टिकल क्या कहता है, काफी अच्छे पॉइंट्स हैं। देखिए यहां पे देखिए, थोड़ा सा पहले भी देखिए। अब आर्टिकल ये कहता है कि देखिए 2 तरह के व्यूज निकल के आते हैं। एक व्यू तो ये कहता है कि देखिए जब तक आप इसमें एंगेज नहीं करोगे तो आपका भी एक प्रकार से डेवलपमेंट नहीं होगी और आप अपने आप को आइसोलेट करके नहीं रख सकते। और पूरे आपको अगर डेवलप करना है, आपकी इकोनॉमी को बहुत आगे ले जाके जाना है, तो पूरी एशिया की बाकी इकोनॉमी से आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और जो बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव्स है एक सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है इंटीग्रेशन के लिए, जिससे आपकी इकोनॉमी भी ग्रो हो गई। और दूसरा क्या व्यू है, दूसरा व्यू एक प्रकार से कंजर्वेटिव अप्रोच वाला व्यू है। दूसरा व्यू कहता है कि देखिए जब तक एक प्रकार से आप ग्रो ना कर जाओ, यानी देखिए ये जो व्यू है ये कहता है कि पहले आप अपने आप को ग्रो करो, यानी पहले तो आप अपने आप को डेवलप करो फिर आप चाइना के साथ डील करो। ऐसे नहीं कि अभी चाइना के साथ डील करो, ऐसा अगर आप करोगे तो चाइना के जूनियर पार्टनर बन के रह जाओगे। जब तक आप अपने आप को एक चाइना के लेवल, एटलीस्ट एक प्रकार से सम्मानजनक लेवल तक नहीं ले जाओगे, तब तक आप चाइना के साथ डील मत कीजिए। दूसरा व्यू ये कहता है। तो आगे क्या है, अब आर्टिकल कहता है कि देखिए इंडिया को ये जीरो सम गेम की तरह नहीं लेना चाहिए। जीरो सम गेम क्या होता है, जीरो सम गेम वो होता है एक का फायदा दूसरे का नुकसान। एग्जांपल के साथ समझते हैं, देखिए जीरो सम गेम क्या होता है। अब मान लीजिए देखिए यूपीएससी में 1200 सीटें होती हैं, 1200 सीट्स हैं, तो इसीलिए तो यूपीएससी एस्पायरेंट्स में काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेशन देखने को मिलता है। यानी जो कंपटीशन की भावना 10वीं 12वीं के बच्चों में होती है वो भावना यूपीएससी के एस्पायरेंट्स में नहीं देखने को मिलती। एक रीज़न तो हालांकि ये भी है काफ़ी मैच्योर होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि कोऑपरेशन से काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। यानी एक का फायदा दूसरे का नुकसान नहीं है। उनको लगता है 1000 सीट्स हैं, 1200 सीट्स हैं, तो मिलकर भी एक प्रकार से सफलता हासिल की जा सकती है। मान लीजिए 1000 के बदले सिर्फ सीट हो एक, तो एक सीट है तो फिर देखिएगा कितना ज्यादा कंपटीशन होगा। सबको पता है कि एक ही सीट है, अगर मैंने अपनी स्ट्रेटजी इसको बताई तो ये सिलेक्ट हो जाएगा क्योंकि सीट एक ही है, समझ गए। तो ये जीरो सम गेम है। जब एक सीट होएगा तो जीरो सम गेम होएगा, एक का फायदा दूसरे का नुकसान। या तो एक पर्सन सिलेक्ट होगा, अगर वो सारी अपनी डिटेल्स बता देगा, स्ट्रेटजी बता देगा, तो फिर उसके चांसेस कम हो जाएंगे, फिर दूसरे के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन वही अगर 1200 सीट से सिलेक्ट होने की, तो हेल्दी कंपटीशन देखने को मिलता है, कोऑपरेशन देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा अपने रिसोर्सेज शेयर करते हैं ताकि मिलकर सफलता हासिल की जा सके। तो ये जीरो सम गेम है, सिंपल एग्जांपल से हमने इसको समझा। और देखिए यही अभी आर्टिकल कहता है कि जीरो सम गेम नहीं है। आप यूएस का एग्जांपल लीजिए, रशिया का एग्जांपल लीजिए। अब देखिए रशिया जो है उसके लिए ज्योग्राफी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी इस पूरे प्रोजेक्ट की सफलता के लिए रशिया का पार्टिसिपेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जो 6 पिलर्स हैं इस प्रोजेक्ट के, जैसे एक पिलर ये है चाइना, मंगोलिया और रशिया से होकर जा रहा है। दूसरा पिलर यहाँ पे है जो चाइना से पूरा यूरेशियन की तरफ जा रहा है, यूरोप की तरफ जा रहा है रशिया होके। एक पिलर आपको पता ही है जो सीपेक है, और एक पिलर ये है सेंट्रल एशिया से होके जा रहा है, और एक पिलर यहाँ पे जो इंडोनेशिया पेनिनसुला इकोनॉमिक कॉरिडोर, और एक BCIM, ये पिलर में हम भी शामिल है, BCIM यानी बांग्लादेश, चाइना, इंडिया और म्यांमार। इसको इंडिया ने हाँ भर रखा है। BCIM में इंडिया को कोई एतराज़ नहीं है, और इंडिया तो बल्कि कहता है कि BCIM को आप जल्द से ग्रो कीजिए, क्योंकि कोई ऑब्जेक्शन है नहीं। और अगर BCIM यहाँ पे अच्छे से ग्रो होता है तो हमारे यहाँ पे पूरे नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट भी आएगी। तो इसको लेकर इंडिया को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है BCIM को। तो देखिए 6 पिलर्स हैं, 6 में से देखिए 3 में तो रशिया बिल्कुल सेंटर में है। तो रशिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव की सफलता के लिए, और इसी वजह से एक प्रकार से रशिया ने हामी भी भरी है और काफ़ी एक प्रकार से महत्वपूर्ण अप्रोच अपनाए हुए है। रशिया इस प्रोजेक्ट की सफलता के लिए बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है। इवन देखिए अमेरिका और जापान जो काफ़ी एक प्रकार से दुश्मन देश माने जाते हैं चाइना के, उन्होंने भी अपने अपने एक प्रकार से जो पैनल है वो भेजे, रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे जब समिट हुआ था उसमें पार्टिसिपेशन के लिए। अमेरिका की कंपनीज को यूँ लगता है कि जब चाइना इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इतना ज़्यादा फायदा हो रहा है, तो हम क्यों पीछे रहें, हम भी तो फायदा उठाएं ना उसका। इसलिए अमेरिका ने अपने चाइना के साथ जो डिफरेंसेस हैं उसको एक साइड रख के उस अपने जो व्हाइट हाउस के सीनियर ऑफिसर्स को भेजा इस समिट में पार्टिसिपेशन के लिए।
तो उसके बाद में देखिए इवन रशिया भी देखिए, रशिया ना सिर्फ इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रशिया अनकंसर्न्ड है। रशिया अपने जो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है, यहाँ पे देखिए जो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में ये सदस्य देश हैं, अगर प्रीलिम में पूछा जाए तो बेलारूस है, रशिया है, कजाकिस्तान है, तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ये 5 देश हैं। तो इस पर भी रशिया बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि सभी देश जो चाइना की अप्रोच है उसके साथ मिलके भी चल रहे हैं और अपनी अप्रोच पे भी फोकस कर रहे हैं, जबकि इंडिया ने तो टोटली बाइकआउट कर दिया है, बिल्कुल ही अलग हो गया है इंडिया इस पूरे इनिशिएटिव से। उसके बाद में क्या आता है, देखिए हमारे पड़ोसी देश, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था, सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं भूटान को छोड़ के। भूटान थोड़ी बहुत हमारी बात मानता है और इसलिए वो हमारे कहने पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अब देखिए बात यूं है कि हमें एक अलग ढंग से अप्रोच अपनानी चाहिए। आज वो समय नहीं है कि आज हम अपने पड़ोसी देशों को रोक सकें इस पूरे इनिशिएटिव्स में पार्टिसिपेट करने से, लेकिन हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि हम रेड लाइंस क्रिएट करें। रेड लाइंस मतलब ये है कि हम हमारे पड़ोसी देशों को इतनी छूट दें कि वो चाहे मर्जी कैसा अपना पार्टिसिपेशन कर सकें, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कर सकें चाइना के साथ में। लेकिन अगर चाइना की पनडुब्बी आएगी, न्यूक्लियर पनडुब्बी श्रीलंका के पानी में आएगी, हमारे देश के पास में आएगी, तो हमें यह बात मंजूर नहीं। यहां पे लक्ष्मण रेखा खींचने की आवश्यकता है। तो वही बात है, नेपाल चाहे कोई बात नहीं, पार्टिसिपेट कर लो आप चाइना के साथ में, लेकिन अगर नेपाल हथियार खरीदेगा चाइना से, वो बात हमें मंजूर नहीं। क्योंकि देखिए हमारे जो ये पड़ोसी देश हैं उनकी सिक्योरिटी हमारे से जुड़ी हुई है साफ साफ। अगर चाइना बिल्कुल नेपाल के अंदर तक घुस गया, उनकी मिलिट्री नेपाल के अंदर तक आ गई, तो साफ साफ जो हमारी सिक्योरिटी पर खतरा पैदा हो जाएगा। इसीलिए हमें यहां पे रेड लाइंस खींचने की आवश्यकता है और हमें हमारे पड़ोसी देशों को समझाना भी होगा, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से क्रिएट करना होगा, उनके साथ और ज्यादा एंगेज होना पड़ेगा, ताकि एक प्रकार से जिस प्रकार से चाइना अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश करते जा रहा है हमारे पड़ोसी देशों पे, उसमें वो अपने मंसूबों में कामयाब ना हो पाए उस लेवल तक। आगे क्या है, अब देखिए दूसरा ये जो क्वेश्चन आता है, क्या ये वास्तव में जो इंडिया ने कारण दिया है इसके बाइकआउट में, कि ये वास्तव में क्या न्यू कॉलोनिज्म है चाइना का? तो आर्टिकल कहता है कि देखिए नहीं, आज के समय में बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये एग्जांपल से समझाता है, कई तरह के एग्जांपल से, जैसे वियतनाम का एग्जांपल देते हैं। कहते हैं देखिए वियतनाम को काफी तंग किया चाइना ने सदियों तक, फिर भी देखिए आज वियतनाम पार्टिसिपेशन करने के जो ऑप्शन है उसको एक्सप्लोर कर रहा है। क्या ये ऐसा पॉसिबल है कि चंद पैसों के लिए जो वियतनाम है फिर से चाइना के डोमिनेंस में आ जाए? रशिया ने तो खुद राज किया है, सुपर पावर था रशिया। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आज रशिया एक प्रकार से कॉलोनी बन जाए चाइना की? नहीं, बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। श्रीलंका का आप एग्जांपल ले लीजिए। इवन श्रीलंका में आज के समय में भी काफी रेसिस्टेंस देखने को मिला। हमन तो था एक प्रकार से प्रोजेक्ट डेवलप किया था चाइना ने श्रीलंका के अंदर में, काफी रेसिस्टेंस देखने को मिला, काफी विरोध देखने को मिला, और लोगों ने वहां पे कहा कि देखिए चाइना एक प्रकार से एनवायरमेंट जो नॉर्म्स है उसकी धज्जियां उड़ा रहा है। तो इस प्रकार से आज मुमकिन नहीं है कि कॉलोनिज्म आना। और देखिए चाइना तो है वो ग्रो कर रहा है और डेफिनेटली आने वाले समय में भी ग्रो करेगा, और सभी देश इस चीज को अपने अपने हिसाब से ले रहे हैं और अपने अपने हिसाब से इस चीज के लिए अडॉप्ट कर रहे हैं अपने आप को। लेकिन इंडिया एक प्रकार से बिल्कुल ही अलग थलग पड़ जाएगा अगर कम से कम जिस लेवल तक एंगेजमेंट पॉसिबल है उस लेवल तक तो इंडिया को एंगेज होना चाहिए, और जहां पे इंडिया को लगे कि इससे आगे हम नहीं जा सकते, वहां पे इंडिया को एक प्रकार से रोक लगा देनी चाहिए कि आपके इस प्रोजेक्ट में इस लेवल के बाद हम नहीं जाएंगे, पहले आप हमारे कंसर्न्स को एड्रेस कीजिए। तो बस यूं ही है कि दूसरा एक जो रीजन यूं भी कहा जाता है कि देखिए कि चाइना की अगर कॉलोनी बन जाएंगे, तो ये कहते हैं कि देखिए कॉलोनी बनाना आज के टाइम में उतना पॉसिबल नहीं है। चाइना के पास सिर्फ पैसे हैं, चाइना के पास में एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, चाइना के पास में न्यू डेवलपमेंट बैंक है जिसका इंडिया भी हिस्सा है, AIIB, और जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है दोनों का इंडिया भी मेंबर है। इवन चाइना के पास में SCO है जिसका मेंबर बन जाएगा इंडिया जून 2017 में, यानी इस साल अगले महीने में। तो बात यूं है कि देखिए सिर्फ पैसे से काम नहीं चलता। जो अंग्रेजों ने उस टाइम पर रूल किया था तो उनकी सॉफ्ट पावर काफी ज्यादा थी उस समय में, जैसे बेनेवलेंट डिस्पोटिज्म की बात करते थे, वो व्हाइट मैन सुपरियरिटी की बात करते थे। लेकिन चाइना की सॉफ्ट पावर बिल्कुल भी नहीं है। साउथ चाइना डिस्प्यूट या आपसी जो पड़ोसी देश हैं उस पर चाइना काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस करता है, तो चाइना की सॉफ्ट पावर नहीं है। और जो ये कॉलोनी बनने की बात आती है तो कॉलोनी आती है कंसेंट से, और चाइना की कंसेंट नहीं है। सब आ रहे हैं चाइना के इस प्रोजेक्ट में शामिल हो रहे हैं तो पैसा दे के हो रहे हैं और अपना फायदा देख के हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा इच्छा से या फिर उनको एक प्रकार से बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि सॉफ्ट पावर फॉलो करते हुए जा रहे हैं वहाँ पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस आर्टिकल में इतना ही, अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। अगला आर्टिकल देखिए 142 आर्टिकल के बारे में है। क्या कहता है 142 आर्टिकल? देखिए 142 आर्टिकल कहता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिसीजन ले सकता है फॉर द सेक ऑफ जस्टिस। सिंपल भाषा में ये है, मतलब कई बार ये होता है कि देखिए
प्रॉपर आप जो क्रिमिनल प्रोसीजर है उसके तहत तो सुप्रीम कोर्ट को भी कई तरह के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे एक प्रकार से जो प्रोसिक्यूटर है, डिफेंस है, सबको मौका देना पड़ता है और प्रॉपर प्रोसीजर के हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन आर्टिकल नंबर 142 ये कहता है कि आप कुछ भी कर सकते हो, किसी को भी उसके मौके से वंचित कर सकते हो, कानून तोड़ सकते हो, अगर मान लीजिए अगर आपको जस्टिस देना है तो। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी सुप्रीम कोर्ट कुछ भी करेगा, लेकिन इन पे भी एक प्रकार से मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो आर्टिकल नंबर 142 का गलत इस्तेमाल ना करें और कानून को ना तोड़ें। लेकिन अब देखिए आर्टिकल कहता है कि जब 142 इवॉल्व हुआ था, यानी जो पूरा आर्टिकल है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिसीजन ले सकता है जस्टिस के लिए, शुरू में जब इवॉल्व हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने काफी अच्छा इस्तेमाल इसका किया था और कंप्लीट जस्टिस देने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। एनवायरमेंट के लिए या फिर सोसाइटी के जो गरीब तबका है हमारे समाज का, उसके आंसू पहुंचने के लिए। कहने का मतलब यह है गरीबी दूर करने के लिए बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल नंबर 142 इस्तेमाल किया था। 2-3 एग्जांपल भी ये बताते हैं। जैसे ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से डंडा चलाते हुए कहा, हालांकि जो ये काम था वो एग्जीक्यूटिव का था, गवर्नमेंट का था, लेकिन 142 का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सेपरेशन ऑफ पावर्स को दरकिनार करते हुए कहा कि नहीं, आप ताजमहल को साफ कीजिए। और स्टेट ने तुरंत एक्शन लेते हुए, गवर्नमेंट ने एक्शन लेते हुए ताजमहल को साफ करने की प्रोसेस स्टार्ट करी। अब था तो देखिए काम गवर्नमेंट का ये, लेकिन वो नहीं कर रहे थे तो सेपरेशन ऑफ पावर्स थी, उसको दरकिनार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम आर्टिकल नंबर 142 का यूज कर रहे हैं जस्टिस के लिए। अब एक और एग्जांपल देते हैं, अंडर ट्रायल्स की बात ये कर रहे हैं। अंडर ट्रायल मतलब जो अभी तक कन्विक्ट नहीं है, जिन पे केस चल रहा है, अभी वो जेल में बंद है। अब देखिए ऐसा समय आ गया था कि अंडर ट्रायल्स जो थे उनका क्राइम ऐसा है, मान लीजिए किसी ने चोरी करी है, चोरी में मैक्सिमम सजा 3 साल की हो सकती है, लेकिन कई तो अंडर ट्रायल्स ऐसे थे चोरी के इल्जाम में जेल में बंद थे लेकिन 4 साल हो गए थे, 5 साल हो गए थे, यानी मैक्सिमम जितनी सजा हो सकती है उससे ज्यादा तो उन्होंने काट चुके थे वो जेलों के अंदर में। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया और एक कलम से सारे के सारे जो अंडर ट्रायल्स थे जिनकी सजा वो अपनी मैक्सिमम सजा से भी ज्यादा सजा काट चुके थे, उनको एक प्रकार से रिलीज कर दिया आर्टिकल 142 का सहायता लेते हुए। क्योंकि देखिए वैसे वो नहीं कर सकते थे, वैसे तो कानून तो यही कहता है ना, जब तक एक प्रकार से कन्विक्ट हो, केस का फैसला आए, जब तक वो जेल में रहेंगे। लेकिन एक प्रकार से सबको पता है कि ये कानून के खिलाफ ही है, मतलब मोरली तो बहुत ही गलत ही हो रहा था ना, मैक्सिमम जितनी सजा हो सकती है उससे ज्यादा भी सजा काट चुके थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल नंबर 142 का इस्तेमाल करते हुए जस्टिस के लिए उनको रिलीज कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने काफी अच्छा यूज किया शुरू में, लेकिन एक स्टेज ऐसी भी आई जहां से पूरा सिनेरियो ही बदल गया। एक केस था सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला, ब्लैटेंटली बोला कि हम एक प्रकार से पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर्स के बनाए हुए कानून को दरकिनार कर सकते हैं, ये कानून हम पे एप्लीकेबल नहीं होते। तो ये जो लैंग्वेज थी काफी गलत लैंग्वेज थी, हालांकि बाद में इस लैंग्वेज को बदल दिया गया, लेकिन देखिए बाद में जो हुआ वो अब सही नहीं हो रहा है। ऐसा जिन्होंने आर्टिकल लिखा वेणुगोपाल जी ये कह रहे हैं, ये कहते हैं कि देखिए पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है उसको बहुत ज्यादा एक प्रकार से दरकिनार किया जा रहा है। अगर मान लीजिए आप लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, यानी सोसाइटी का इंटरेस्ट सर्व हो, तब आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप तो बात पे आर्टिकल नंबर 142 का इस्तेमाल करते हो। बेसिक स्ट्रक्चर को भी आप ध्यान में नहीं रखते, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को भी आप भूल जाते हो और सभी चीजों को आप भूल जाते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये बताते हैं, फंडामेंटल राइट्स को भी आप इग्नोर कर देते हो 142 का इस्तेमाल करते वक्त। जैसे देखिए एक केस है कोल ब्लॉक एलोकेशन केस। अब देखिए कोल घोटाला हुआ था, कोल एलोकेशन में घोटाला हुआ था, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कोल एलोकेशन को रद्द कर दिया था, यानी 1993 के बाद में जो भी कोल एलोकेशन का आवंटन हुआ है उसको रद्द कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो इस पे देखिए काफी नुकसान हुआ था, कई सारे नुकसान हुए थे इससे। एक तो देखिए इससे सबसे बड़ा तो ये सिग्नल ही बेकार गया था, पूरे वर्ल्ड में ये सिग्नल गया था कि इंडिया में तो कुछ भी हो जाता है। जिन विदेशी कंपनियों को कोल के ये आवंटन मिले हुए थे तो उनके रद्द हो गए, तो काफी गलत सिग्नल गया कि इंडिया एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा देश नहीं है, काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। और जब एकदम से बंद किए थे तो इवन हमें काफ़ी इंपोर्ट भी करना पड़ा कोयला, क्योंकि एकदम से वो आवंटन रद्द हो गए थे। कहने का मतलब ये बहुत सारे नुकसान हुए, सुप्रीम कोर्ट ने इवन उनको सुना भी नहीं, यानी जिनके आवंटन रद्द हुए थे उनको सुना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कि आपका क्या पक्ष है। देखिए वो बात अलग है कि आपकी सोच है जो अच्छी है, लेकिन जस्टिस भी तो होना चाहिए ना। आप भी मतलब कोई भगवान तो नहीं हो ना, गलती तो आपसे भी हो सकती है। तो कहने का मतलब यही है कि आप जब भी आप प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करते हो तो उसमें जस्टिस है। प्रोसीजर्स बहुत सालों द्वारा इवोल्व किया गया है, और जो आप ये जस्टिस लाने इस तरह से आर्टिकल नंबर 142 का यूज करते हो, आप जस्टिस लाने की कोशिश करते हो तो सिर्फ उसमें आप आपका दिमाग लगते हो, और प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं तो इसमें बहुत सारे एक प्रकार से डिग्निटरीज का दिमाग लगता है, जो पास्ट में थे, हमारे जो वंशज थे उनका दिमाग लगता है प्रोसीजर्स को अगर फॉलो करते हैं तो। एक और एग्जाम्पल देने की बात होती है, देखिए शराब को बैन किया गया।
अब देखिए जब शराब को बैन किया था हाईवेज या स्टेट हाईवेज के 500 मीटर के दायरे में, ये भी नहीं सोचा कि अनएम्प्लॉयमेंट आएगी काफ़ी ज़्यादा, और जबकि राइट टू एम्प्लॉयमेंट भी सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि राइट टू एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, तो फिर भी बिना सोचे समझे इस प्रकार का डिसीजन लिया आर्टिकल नंबर 142 का इस्तेमाल करते हुए, जबकि ये काम गवर्नमेंट का था। तो कहने का मतलब यही है कि बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो वे फॉरवर्ड में क्या आता है, देखिए वे फॉरवर्ड में आता है जो काफ़ी अच्छी ये राय देते हैं। ये कहते हैं कि देखिए 5 जजों की ये बेंच होनी चाहिए, जब भी आर्टिकल नंबर 142 का इस्तेमाल करना हो तो उसके लिए 5 जजों की बेंच होनी चाहिए। अगर 5 जजेस की बेंच नहीं होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को आप गठित नहीं करोगे, तब तक आप 142 का इस्तेमाल ना करें। और दूसरी देखिए आप तभी इसे इस्तेमाल करें जिसका फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इसका फायदा हो और जो सोसाइटी के लार्जर इंटरेस्ट सर्व हों। ऐसा नहीं कि देखिए एक आदमी को फायदा हो रहा है और जबकि बाकी लोगों को नुकसान हो रहा है। अब जैसे शराब जो बैन हुई, अब देखिए उसमें जितनी मौतें होती हैं, रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, ऐसे पाया गया कि सिर्फ 4.4% जो मौतें होती हैं वो रोड एक्सीडेंट्स की वजह से होती हैं, बाकी 44% तो वो एक प्रकार से ओवर स्पीडिंग की वजह से होती है। तो अब अनएम्प्लॉयमेंट आई, वो एक प्रकार से 2.5 लाख लोगों को आई, वो बेरोजगार हो गए। तो लार्जर इंटरेस्ट देखना होगा सुप्रीम कोर्ट को, जब भी लार्जर इंटरेस्ट सर्व हो तभी आर्टिकल नंबर 142 का यूज करें। उसके अलावा देखिए जब भी आर्टिकल नंबर 143 का यूज हो तो गवर्नमेंट को 6 महीने के अंदर अंदर में एक व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए। जैसे अब मान लीजिए ये शराब बंद कर दिया नेशनल हाईवेज के 500 मीटर के दायरे में, तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए इनके अनुसार कि 6 महीने के अंदर अंदर एक व्हाइट पेपर लेके आए, क्या फायदे क्या नुकसान हुए सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर के जिसमें उन्होंने आर्टिकल नंबर 142 यूज किया था। समझ गए? जब भी आर्टिकल नंबर 142 हो, स्टेट गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट है पूरा ब्यौरा दे, क्या फायदा क्या नुकसान हुआ इसे सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से। चलिए आगे चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। अगला आर्टिकल देखिए WPI से रिलेटेड है। WPI में क्या क्या चेंजेस हुए उसके बारे में है। सबसे पहले तो बेस ईयर चेंज हो गया, पहले ये 2004-5 था, अब ये 2011-12 हो गया, और अब CPI के मुकाबले में ये बेस ईयर हो गया। CPI का बेस ईयर था 2012, अब उसके मुकाबले में WPI का बेस ईयर है वो भी एक प्रकार से 11-12 हो गया। और WPI की जो सीरीज है उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा दिया गया है। इनडायरेक्ट टैक्स कैसे कौन से होते हैं, जैसे एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स या फिर कस्टम ड्यूटी, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स हैं। डायरेक्ट एक प्रकार से इनकम पे नहीं लगते, लेकिन जो वैट जैसे एग्जांपल है, जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं बेचते हैं उस पर लगते हैं, इनडायरेक्ट इनकम पे लगते हैं। तो अब देखिए इनडायरेक्ट टैक्स बाहर कर दिया गया है, WPI में नहीं आते, तो जो भी गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड जो पॉलिसी बनाएगी उसका कोई असर नहीं होगा WPI पे। और जो कई चीज़ों की जो वेटेज है वो घटा बढ़ा दी गई है, जैसे प्राइमरी आर्टिकल्स हैं उसकी वेटेज कम होती थी, अब उनकी वेटेज को बढ़ा दिया गया है, और एक प्रकार से जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स थे उनकी वेटेज को घटा दिया गया है। और क्या क्या चेंजेस हुए हैं, 173 नए आइटम्स ऐड किए गए हैं और 135 आइटम्स को रिमूव कर दिया गया है। अब देखिए अब जब WPI के आंकड़े रिलीज होंगे तो एक कंपोजिट फूड इंडेक्स भी आएगा। कंपोजिट फूड इंडेक्स में देखिए फूड आर्टिकल्स को शामिल किया जाएगा, खास करके प्राइमरी आर्टिकल्स कैटेगरी में। अब 2 चीज़ों को अलग किया गया है, ये बात मुझे मिली नहीं, मैं समझने की कोशिश कर रहा था। फूड आर्टिकल्स और फूड प्रोडक्ट्स को अलग करने की ये बात कर रहे हैं। फूड आर्टिकल्स को अलग रखा जाएगा, उनको प्राइमरी आर्टिकल्स में रखा जाएगा, और फूड प्रोडक्ट्स को उनको मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में रखा जाएगा। तो ये इनकी एक बात है, दोबारा से इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे तो कुछ नहीं है, बस यही बात कहते हैं कि CPI के मुकाबले में अभी हो गया है, कुछ भी नया नहीं है। आगे IIP के बारे में 2-3 बाइनें लिखी हुई है। IIP हमने 2 दिन से लगातार वही डिस्कस किया था। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।